B C D E F G कंप्यूटर फॉर क्वांट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। और क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ जिसका फर्स्ट पार्ट मैं कर चुका हूँ, प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लीजिए। और इसके अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊँगा, तो लास्ट तक बने रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन वो है 28 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इनपुट डिवाइस। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इनपुट डिवाइस कौन सी है? क्वेश्चन आया हुआ है लाइब्रेरी ग्रेड 3 के अंदर। तो देखिए ऑप्शंस, ए कीबोर्ड, कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस, यस। वीडियो, वीडियो इनपुट डिवाइस नहीं है। वीडियो क्या है? एक तरह की आउटपुट डिवाइस। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, यस। पंच कार्ड एक इनपुट डिवाइस है, यस। पर पूछा क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कौन सी आती है? क्या हम हर समय कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं स्कैनर का यूज मस्ट होता है? नहीं होता है। पंच कार्ड पहले यूज़ किया जाता था एज अ इनपुट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज जो डिवाइस है वो क्या है? कीबोर्ड। ओके, और वीडियो की फुल फॉर्म में विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आपको ध्यान रखना है। ए इसका आंसर है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इन्वेंटेड माउस टेक्नोलॉजी? माउस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया? 29 क्वेश्चन है। ए DC एंजलबर्ट, बी IBM इंटेल, सी इंटेल, डी टेड हो। तो देखिए माउस टेक्नोलॉजी है उसका आविष्कार मैंने बताया था आपको किया है DC एंजलबर्ट ने। DC एंजलबर्ट हैज़ इन्वेंटेड माउस। ओके, IBM का आविष्कार किसने किया? IBM कंपनी है, उसको आविष्कार मतलब उसको किसने फाउंड किया? हु इज हिज को फाउंडर? तो IBM का को फाउंडर है डॉक्टर हरमन होलेरिथ। आपको ये ध्यान रखना है, हरमन होलेरिथ इज को फाउंडर ऑफ IBM। इंटेल के बारे में अगर अपन करें तो इंटेल कंपनी का संस्थापक कौन है? रॉबर्ट नोइसी। ओके, रॉबर्ट नोइसी। टेड ऑफ ने क्या इन्वेंट किया था? ये इन्वेंटेड इंटेल 4004 जो प्रोसेसर है सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? टेड ऑफ ने। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 30 क्वेश्चन, प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज फॉर। प्लॉटर जो आउटपुट डिवाइस है किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? पंचिंग बोर्ड, पंचिंग मैग्नेटिक टेप, पंचिंग ग्राफ और पंचिंग पेपर टेप। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, इसका आंसर है पंचिंग ग्राफ। प्लॉटर का यूज़ हम मोस्टली करते हैं पंचिंग ग्राफ के लिए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, सी इसका ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो मैं लेके आया हूँ, इम्पोर्टेंट। प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिए, उनको देखिए, एक दो बार नज़रों से निकालेंगे सब याद हो जाएंगे। फाइंड ओड आउट, इन 31 क्वेश्चन है फाइंड ओड आउट। नीचे में से ओड कौन सा है देखिए, चेक करते हैं। माउस कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। ओके, प्रिंटर कौन सी डिवाइस है? आउटपुट। प्रोसेसर इनमें से कोई है? प्रोसेसर तो प्रोसेसिंग का काम करता है, इसका काम है प्रोसेसिंग करने का। तो देखिए एक तरीके से आप बता सकते हैं इनपुट आउटपुट ये डिवाइसेस कौन सी है? पेरिफेरल डिवाइसेस।
ये सारी पेरिफेरल डिवाइसेस है, जबकि सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, एक प्रोसेसिंग करने का काम करता है। तो इन सब में से अलग कौन सा है, अलग डिफरेंट निकालना हमें। इसका आंसर क्या हो गया, डी इसका आंसर हो गया 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32, लेज़र प्रिंटर इज, लेज़र प्रिंटर क्या है। क्वेश्चन आया हुआ है कोपा 2019 एग्जाम के अंदर। लेज़र प्रिंटर इज अ लाइन प्रिंटर, बताइए नहीं। क्यों, लाइन प्रिंटर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बताएं मेरे को आप। लाइन प्रिंटर के एग्जाम्पल हो गए चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर प्लस बेंड प्रिंटर। ओके, पेज प्रिंटर, पेज प्रिंटर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इंक जेट प्रिंटर प्लस लेज़र प्रिंटर। ओके, ये आंसर हो जाएगा। बेंड प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ कैरेक्टर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्लस डेजी व्हील प्रिंटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कैरेक्टर प्रिंटर। हमने इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखा हुआ है, प्लीज़ आप वीडियो पे जाके प्रीवियस जो वीडियोज़ उनको देखें अच्छे से। बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टी विच टाइप ऑफ कीज आर कंट्रोल एंड शिफ्ट। कंट्रोल शिफ्ट किस तरह की की है, देखिए एडजस्टमेंट की, फंक्शन की, मॉडिफायर की, अल्फा न्यूमेरिक की। एडजस्टमेंट की तो कोई की है नहीं। फंक्शन की जो हमने पढ़ी है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, F1 से F12। मॉडिफायर की, यस, इसका आंसर क्या आ जाएगा, मॉडिफायर की, जिसके अंदर किसी की के कम्बिनेशन के साथ, जिसको आप कम्बिनेशन की भी कह सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट अल्टर, ये तीनों मॉडिफायर की है। अगर किसी और की के साथ कम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है तो उस की के फंक्शन को वो मॉडिफाई कर देती है। ओके, जो उसका ओरिजिनल काम है वो नहीं करके दूसरा काम करती है। जैसे सी का काम क्या है, सी लिखना, अल्फ़ाबेट लिखना, पर अगर कंट्रोल के साथ यूज़ करोगे तो वो क्या करेगी, उसको टेक्स्ट को कॉपी कर देगी। अल्फ़ा न्यूमेरिक की के अंदर क्या हो गया, अल्फ़ा की A to Z, और न्यूमेरिक की में क्या होगा 0 to 9। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो यहाँ हम इसके फंक्शन देख लेते हैं। जो हमने फंक्शंस की डिस्कस की हुई है पहले, किस किस का क्या काम है। F1 का क्या काम है, हेल्प, ये आपको ध्यान रखना सारी चीज़ें। F2 का क्या काम है, रीनेम द डॉक्यूमेंट। ओके, डॉक्यूमेंट रीनेम करने के काम आती है F2 की। और इसी की को अगर मैं कंट्रोल प्लस F2, तो ये क्या करती है, प्रिंट प्रीव्यू। इम्पोर्टेंट है ये, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। F3 क्या काम आती है, डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए। किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्च करना तो हम F3 का यूज़ करेंगे। ओके, फिर देखिए हमने पढ़ा हुआ है अल्ट प्लस F4, क्या काम आती है, क्लोज विंडो। पर अगर सिंगल F4 की मैं बात करूं, सिर्फ F4 क्या काम आता है, सिर्फ अगर F4 का यूज़ करूँ तो वो क्या काम आता है, रीडू। जो भी एक्शन हमने पहले ले लिया उसको वापस करने के लिए क्या काम आता है, रीडू। अंडू नहीं कह रहा हूँ, रीडू के काम आता है। ओके, अगर सिर्फ F4 की हम बात करें तो। देखिए नेक्स्ट F5 का क्या रोल है, रिफ्रेश, स्क्रीन रिफ्रेश करना हो या ब्राउज़र रिफ्रेश करना हो तो ये क्या काम आता है, F5 काम आता है। F5 का एक और यूज़ है, बताइए आप। किसी PPT के अंदर हमने F5 यूज़ किया है तो F5 क्या करेगा, वो स्लाइड शो स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट स्लाइड शो। और यही हमने शिफ्ट प्लस F5 यूज़ किया, शिफ्ट प्लस F5, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करंट पेज। जिस पेज के ऊपर आप हो स्लाइड शो में, वहाँ से स्लाइड शो क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ओके,
F5 के आपको 2-3 फंक्शन है, तीनों ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो देखिए F6 का क्या रोल है, किसी भी ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाना, ब्राउज़र के एड्रेस बार के अंदर जाना। अगर F6 क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पे कर्सर पहुँच जाएगा, ओके। F7 का क्या रोल है, स्पेल चेक। स्पेल चेक का काम कौन करता है, F7 की स्पेल चेक का काम करती है, ओके। फिर हमने पढ़ा था F8 का क्या काम है, बूट टाइम में मेनू पे जाने के लिए। जब बूटिंग प्रोसेस हो रही होती है तब F8 क्लिक करें, हम बूट मेनू के अंदर जा सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट जो फंक्शन की होगी F9 का क्या रोल है, सेंड एंड रिसीव ईमेल इन आउटलुक। MS आउटलुक ऑफिस के अंदर मेल सेंड और रिसीव करने क्या करता है, F9 की करता है, ओके। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन की F11 क्या काम होता है, एंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन मोड इन ब्राउज़र के अंदर जैसे ही F11 क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन मोड में चला जाएगा, और वापस जैसे ही F11 क्लिक करेंगे वो फुल स्क्रीन मोड से एग्जिट हो जाएगा, ओके। एंटर एग्जिट करने का काम करता है इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर। और F12 का काम क्या है, डॉक्यूमेंट को सेव एज करना। सेव एज करने का काम क्या है, F12। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ Ctrl+F12 की, तो Ctrl+F12 का काम क्या है, Ctrl+F12 डॉक्यूमेंट को ओपन करना, ओके। ये ध्यान रखना है आपको, कंट्रोल के साथ अगर F12 का यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट ओपन करेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो देखिए माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यस। पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का अर्थ क्या, मतलब जैसे ये आपको पता है, अभी स्क्रीन के ऊपर एक डॉट दिख रहा है, जैसे मूवमेंट कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ इंडिकेट कर रही है। पॉइंटिंग डिवाइस मीन्स टू इंडिकेट, अगर किसी चीज़ को इंडिकेट कर रही है, इंगित कर रही है, चाहे वो एरो से हो, चाहे वो हाथ से हो, या चाहे इस तरीके से हो, ठीक है, पॉइंट के रूप में हो, तो ये इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस कर रही है। ये पॉइंट के थ्रू में बता रहा है या इस पर्टिकुलर आइकन को बता रहा है, उसे हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो देखिए पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यस, जिसका यूज़ कर ही रहा हूँ। ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, यस। कर्सर को एक पॉइंटिंग डिवाइस के उससे पॉइंटिंग कर्सर की मदद से मूव कर सकता है, ओके। पॉइंटिंग बॉल यूज़ की जाती है इसके अंदर। कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ओके। क्योंकि डी किसी भी चीज़ को पॉइंट नहीं कर सकती, अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स या न्यूमेरिक लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है QWERTY 35। QWERTY इज़ अ टाइप ऑफ, RPSC HM एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। मदरबोर्ड का एग्जाम्पल है, नहीं। कीबोर्ड का, यस। QWERTY ये नेटवर्क लिखा हुआ है, नहीं, नेटवर्क का नहीं है। कीबोर्ड का एग्जाम्पल है QWERTY, ओके। मेमोरी कार्ड नहीं। QWERTY क्या है, QWERTY, ये हम जो टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड के अंदर, जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स है वो है QWERTY, ओके। वहाँ पर जैसे टाइप करोगे ना, फिर से QWERTY आएगा, फिर राइट से आपको दूसरे अल्फ़ाबेट्स आएंगे, जैसे POLU, ठीक है, ये चीज़ें। तो इसका आंसर हमारा आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंटिंग क्वालिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। प्रिंटिंग क्वालिटी किस टर्म के अंदर, यूनिट के अंदर मेज़र की जाती है। क्रोमेटिक नंबर, नहीं। डॉट पर इंच, यस। DPI के अंदर हम प्रिंटिंग क्वालिटी मेज़र करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
रोटेशन पर मिनट नहीं, स्पीड ऑफ प्रोसेसर, ये CPU आप कह सकते हैं, स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, पेपर पर मिनट प्रिंटर की क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है, कितने पेपर 1 मिनट के अंदर प्रिंट कर सकता है। ये क्वालिटी के लिए यूज़ करते हैं हम डॉट पर इंच, क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं हम पेपर पर मिनट। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चंस आपको सारे लगभग आ ही रहे होंगे अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए और देखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 37 क्वेश्चन, विच प्रोसेस एंश्योर दैट ऑल कंपोनेंट्स आर ऑपरेटिंग फाइन एंड ऑल आर कनेक्टेड करेक्टली। सारे कंपोनेंट है जो कंप्यूटर में अटैच है सही तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, एंड ऑल आर कनेक्टेड करेक्टली, और सारे कनेक्टेड भी है सही तरीके से। तो ये किस चीज़ का काम है? बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग और एडिटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बूटिंग। ये काम किसका किया जाता है? बूटिंग। जो बूट टाइम कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं ना, जो बूटिंग होती है, ये यही चेक करता है कि इसके साथ कौन कौन से कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है। प्रोसेसिंग तो तब होगी जब CPU स्टार्ट होगा, तब प्रोसेसर का काम आएगा। सेविंग क्या होता है? किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना, वो भी अगर स्टार्ट होगा कंप्यूटर उसके बाद ही काम चलेगा। एडिटिंग भी कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद ही यूज़ आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 38, द रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड। द रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स, जो वर्टिकल पॉइंट्स हो गए टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स, और ये किसकी बात कराएगी? स्क्रीन की। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या बोलते हैं? पिक्सल्स। इस चीज़ को हम बोलते हैं पिक्सल्स। ठीक है, जिसके कारण हमें स्क्रीन के ऊपर इमेज दिखती है, और जो रेशियो मेंटेन होता है, ओके, इस साइड कितने पिक्सल होंगे, ठीक है, जैसे 600 पिक्सल, और वर्टिकल कितने पिक्सल होंगे? 800। ठीक है, तो इस रेशियो को बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। ओके, और जो गुणनफल के अंदर होते हैं या फैक्टर के अंदर होंगे उसको क्या बोलते हैं हम? रिजोल्यूशन। जैसे दे रखा ना 600 क्रॉस 800 की स्क्रीन होगी, ये कौन बताएगा? स्क्रीन के ऊपर रिजोल्यूशन कहते हैं उसको। ओके, तो इसका आंसर हो गया हमारे बी, एस्पेक्ट रेशियो। बिटमैप रेशियो नहीं, पॉइंटर रेशियो नहीं, रिजोल्यूशन रेशियो होता है अगर यहाँ पे दिया होता है एक फैक्टर, इसके फैक्टर के अंदर यूज़ किया जाता है या गुणन के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफ यूज़र इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म आपको पता होगा। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक रूप से जो यूज़र इंटरफेस करता है उसको GUI बोलते हैं। जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, आप सभी देखिए, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही है, क्योंकि इससे पहले कौन सा इंटरफेस यूज़ किया जाता था? कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ किया जाता है। जैसे हम कमांड लिखते तभी चीज़ें वो कमांड के रूप में दिखती थी। तो ये यूज़र के लिए बहुत ही अच्छा है। GUI का जो हम यूज़ करते हैं। ग्राफ यूज़र इंटरफेस नहीं, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस नहीं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यस, ग्राफिकल यूनिक नहीं आएगा। ओके, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फोर्टी कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड? यस। आउटपुट डिवाइस है? नहीं। वर्ड प्रोसेसिंग डिवाइस है? वर्ड प्रोसेस का काम कौन करता है? CPU। पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस होती है माउस। ओके, तो ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? ए। सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आपको एक बार देखने, एक नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 2 3 बार देखिए, ताकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए तो आप आराम से कर सकें। 41, बटन विच यूज फॉर ऑन एंड ऑफ
लाइक कैप्स लॉक बटन कॉल्ड नेविगेशन बटन, फंक्शन बटन, टॉगल बटन, न्यूमेरिक बटन। देखिए नेविगेशन बटन किसे कहते हैं, एरो कीज जो होती है उसको हम नेविगेशन बटन कहते हैं, जो 4 एरो कीज होती है जिसके थ्रू हम नेविगेट कर सकते हैं, इसलिए इसको नेविगेशन बटन बोलते हैं। ओके, फंक्शन बटन कौन से होते हैं, हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया था थोड़े क्वेश्चन पहले, F1 से F12 जो कीज है उसको हम फंक्शन की बोलते हैं। टॉगल कीज किसे कहते हैं, जो टॉगल करती है, मतलब ऑन ऑफ होती है। इस तरह की कीज कौन कौन सी है, कैप्स लॉक की, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक। इम्पोर्टेंट है, ये आपको तीनों की ध्यान रखना है। यहाँ पे कैप्स लॉक की जगह स्क्रॉल की भी आ सकता था या नम लॉक भी आ सकता था। ओके, तो कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक तीनों एग्जांपल है टॉगल की के। न्यूमेरिक की कौन कौन से हो गए, 0 to 9। ओके, पिक्सल अटैच्ड टू, पिक्सल किसके साथ अटैच होता है, जूनियर अकाउंटेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। ग्राफिक्स, साउंड, बाइट्स और सीपीयू। देखो सीपीयू के अंदर तो प्रोसेसर यूज होता है, बाइट्स मेमोरी नापने की इकाई है, साउंड जो रिकॉर्डिंग करते हैं हम, ओके, या मॉनिटर या स्पीकर के थ्रू साउंड आता है हमारे पास। पिक्सल, ग्राफिक्स, यस हमने अभी पढ़ा है। जो पिक्सल के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है, उसका जो इंटरफेस होता है उसमें हम क्या बोलते हैं, पिक्सल। और इसको किस फॉर्म में हम देखते हैं, ग्राफिक के फॉर्म में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी पढ़ा था हमने अभी। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा ग्राफिक्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज एब्सेंट, कंप्यूटर कंपोनेंट्स वॉन्ट वर्क। अगर इनमें से कौन सी चीज़ अगर एब्सेंट होगी तो कंप्यूटर कंपोनेंट चलेंगे ही नहीं। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। वाईफाई अगर नहीं होगा तो क्या कंप्यूटर नहीं चलेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाईफाई नहीं होगा तब भी कंप्यूटर चलेगा। ओके, इंटरनेट नहीं होगा तो कंप्यूटर चलेगा क्या, नहीं चलेगा क्या, नहीं, इंटरनेट नहीं होगा तो भी कंप्यूटर चलेगा। सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर्स नहीं होंगे तो कंप्यूटर चलेगा, यस, सॉफ्टवेयर्स नहीं होंगे तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, हमने टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर डिस्कस किया है, सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, 2-4 तरह के होते हैं। इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ओएस ही नहीं होगा तो कंप्यूटर चलेगा कैसे, ओके, बूट ही कैसे करेगा। तो अगर सॉफ्टवेयर नहीं हुआ तो कंप्यूटर नहीं चल सकता, पेन ड्राइव नहीं हुई तो कंप्यूटर नहीं चल सकता, चल सकता है, कोई इशू नहीं है। इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। ओके, देखिए 44 बेसिक फुल फॉर्म, बेसिक लैंग्वेज है ये, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। ओके, जिसको यूज़ किया था बिल गेट्स ने। इसकी फुल फॉर्म हमने क्या देखी थी, बताएं। बिगिनर्स, ये कीजिएगा, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसकी फुल फॉर्म है। तो देखिए ऑप्शन के अंदर बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, हमें बेसिक नहीं चाहिए, बिगिनर चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं, बिगिनर्स ऑल सोर्स इंफॉर्मेशन नहीं, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यस, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, डी। आपको फुल फॉर्म एज इट इज़ याद रखनी है। कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की आसपास की टर्म्स दी होती है, प्लीज़ अच्छे से याद कीजिए। 45 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो चलिए, फोर्टेन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यस, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है बताएं, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ओके, बेसिक की क्या होती है, अभी हमने देखा बिगिनर्स ऑल पर्पस
सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कोबोल की क्या होती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फोर्ट्रेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? यस। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? यस। कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यस। इज आस्की इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नो। आस्की इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ कोड कन्वर्टर। इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं? आस्की। ध्यान रखना है आपको। ओके, आस्की। चलिए, (46) हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? पिता किसे कहा जाता है? ओके, जो भी टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। डॉक्टर हर्मन होलरिच। ये क्या है? को फाउंडर ऑफ IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के को फाउंडर है। चार्ल्स फी बेबेज। यस, चार्ल्स फी बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। क्या इन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया था? डिफरेंस इंजन प्लस एनालिटिकल इंजन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। फादर ऑफ कंप्यूटर आए तो चार्ल्स फी बेबेज, और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस आए तो एलन ट्यूरिंग। इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था? सब एक तो स्टोर्ड प्रोसीजर और दूसरा एल्गोरिथम्स। इम्पोर्टेंट है दोनों ही, ध्यान रखना है आपको, है ना? स्टोर प्रोसीजर और एल्गोरिथम। विंडसर्फ किसके फादर कहलाते हैं? ये कहलाते हैं फादर ऑफ इंटरनेट। इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें मैंने सारी लिखवा रखी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर भी लिखवाया है। 56 नंबर का जो वीडियो है इसके अंदर, तो आप जाके प्लीज़ देखिए। इंटरनेट का पिता कहा जाता है विंडसर्फ को। ओके, (47) हु इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो देखिए, जॉन किल्बी ने किसका आविष्कार किया? इंटीग्रेटेड सर्किट, IC। ट्रेडहॉफ ने किसके किया? इंटेल 4004। फेडरिको फेचिन हैज़ यूज्ड CPU फर्स्ट टाइम जिसने CPU यूज़ किया वो क्या है? फेडरिको फेचिन। ओके, विलियम शोकले प्लस जॉन बार्डिन एंड अदर हैज़ इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर फर्स्ट टाइम। ट्रांजिस्टर का फर्स्ट टाइम यूज़ इन तीनों ने किया था। इसको आप इसकी जगह ये भी याद सकते हैं, बेल लैब्स, क्योंकि ये तीनों नाम बड़े हैं इसलिए इसकी जगह क्वेश्चन में बेल लैब्स आता है। ओके, BELL लैब्स, तो इसका आंसर हो जाएगा B। अगर यहाँ पे बेल लैब्स लिखा होता, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना? अगर यहाँ पे बेल लैब्स लिखा होता, बेल लैब्स, तो भी ये आंसर होता। ओके, ध्यान रखना आपको ये बात। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। 48, कंपाइलर कंपाइल्स एट अ टाइम। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना। कंपाइलर कंपाइल्स वन लाइन एट अ टाइम, एंटायर प्रोग्राम एट अ टाइम, बोथ एट अ टाइम, नन ऑफ द। कंपाइलर कैसे कंपाइल करता है? तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का हमने पढ़ा है। कंपाइलर एक बार में पूरा प्रोग्राम कंपाइल करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। ओके, इंटरप्रेटर इंटरप्रेट्स लाइन बाय लाइन। लाइन कौन करता है? ये इंटरप्रेटर। जबकि कंपाइलर इंटरप्रेटर एक एक लाइन करेगा, जबकि कंपाइलर क्या करेगा? पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल करेगा।
ओके, डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपको। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कंप्यूटर फॉर क्वांट 49, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो इनपुट डिवाइस को कहते हैं नहीं, सीपीयू प्रोसेसर यस, बस को कहते हैं नहीं, प्रिंटर को कहते हैं नहीं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं हम? सीपीयू प्रोसेसर। ये किससे बना होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट प्लस रजिस्टर। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, इसी के साथ देखिए आप नाड़ी तंत्र किसे कहते हैं? नर्वस सिस्टम। कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को। इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। OMR, OCR, MICR, BCR, इन सब की फुल फॉर्म दिए हुए। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो आपको मैच करना है। तो OMR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4। OMR का यूज़ कहाँ करते हैं? एग्ज़ाम में कॉपी चेक करने के लिए। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओके, आंसर हो जाएगा 3rd। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? स्कैन करने के लिए। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, कहाँ यूज़ किया जाता है? बैंक के अंदर, चेक्स के अंदर। BCR क्या होता है? बार कोड रीडर। शॉपिंग मॉल में जाते हैं और जो सामान के पीछे लाइनें लगी रहती, डंडिया, काली डंडिया, उसको रीड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? बार कोड रीडर। उस लाइनों को बोलते हैं हम बार कोड। ओके, देखिए अच्छा, ये मैच द फॉलोइंग है। 51, मैच द फॉलोइंग। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपको सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को मैच करना है, उसके बाद इनके स्पेसिफिक प्रिंटर को भी मैच करना है। तो देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके अंदर आता है? इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। हाँ, ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, यस। लेज़र प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, नो। सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर कर देते हैं। डेसिबल प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, यस। चेन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, यस। हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी है ये। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यस, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इंकजेट प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यस, जो इम्पैक्ट करता ही नहीं है। ओके, और इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया जो इम्पैक्ट करता है, हैमर से अक्षर को छापता है, ओके, रिबन की सहायता से। तो देखिए फिर इसके अंदर देखिए आप इनमें से कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है? क्या डॉटमेट्रिक्स एक कैरेक्टर प्रिंटर है? यस, है ना। डॉटमेट्रिक्स कैरेक्टर प्रिंटर है या नहीं, पहले आप ये बताइए। डॉटमेट्रिक्स इज अ कैरेक्टर टाइप प्रिंटर, ओके। फिर और कैरेक्टर टाइप प्रिंटर कौन सा हो गया? डेजिबल प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर इज आल्सो टाइप ऑफ कैरेक्टर प्रिंटर, ओके। अब देखिए लाइन प्रिंटर कौन कौन से हो गए हमारे पास? पेज प्रिंटर के ऊपर चलते सबसे पहले, ताकि हमारी आसानी हो जाएगी। लेज़र प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ पेज प्रिंटर। फिर इंकजेट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ पेज प्रिंटर, ओके। तो अब कौन कौन से बच गए हमारे? चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। तो यहाँ हो जाएगा लाइन प्रिंटर के एग्जाम्पल कौन कौन से? ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, ओके, सारे कवर हो गए। और यहाँ पे एक प्रिंटर और लिख सकते हैं, बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर इज आल्सो टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर, ओके। मैंने पेन चेंज नहीं किया तो
पेन प्रिंटर इज आल्सो टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर। ओके, पूरा प्रिंटर हमने यहीं पे पढ़ लिया है ये, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 52, VLSI इज कन्वर्टेड टू विच टेक्नोलॉजी विच टेक्निक इन 5th जनरेशन। 5वीं पीढ़ी के अंदर VLSI किस पीढ़ी के अंदर कन्वर्ट हो गई? तो 5वीं पीढ़ी के अंदर VLSI कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट हुई? वो है ULSI। VLSI की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI की फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ULSI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। मेमोरी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे और इस तरीके से क्वेश्चन अभी प्रीवियस जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आए भी थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाले हैं। देखिए 53, फिल इन द ब्लैंक्स 4096 बाइट इज इक्वल टू KB। कितने KB के बराबर होता है 4096 बाइट? ओके, 4096 बाइट। तो देखिए सबसे पहले आप इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024। 2 की पावर 11 क्या हो जाएगा? 2048। इसको इंटू 2 कर देंगे और 2 की पावर 12 क्या हो जाएगा? 4096। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 12 बाइट। इसको बहुत ही अच्छे से मैंने इस क्वेश्चन जो वीडियो है उससे पहले एक वीडियो है उसके अंदर अच्छे से समझा रखा है, पार्ट 5 या 6 के अंदर। प्लीज़ जाके आप देखिए, उसमें बहुत ही डिटेल में समझा रखा है मैंने। तो 2 की पावर 12। ओके, अब मुझे किस में चेंज करना है? किलो बाइट के अंदर। तो 1 किलो बाइट इक्वल टू क्या होता है? 2 की पावर 10। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 किलो बाइट। ओके, तो इसको मैं तोड़ देता हूँ, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 10। तो ये मिलके मेरा क्या बन जाएगा? किलो बाइट। और 2 की पावर 12 क्या होता है? 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4 किलो बाइट। 4096 बाइट इज इक्वल टू 4 किलो बाइट। किलो बाइट दिया हुआ है तो आंसर क्या जाएगा? 4। इसका ऑप्शन सही है बी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 54, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर के इन सबको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इन सबको आपको जमाना है। शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी है। 512 बाइट, 128 MB, 2 TB और 64 KB। तो आपको मैंने बता रखा है, देखिए 2 की पावर 10 इक्वल टू क्या होता है? 1 KB। 2 की घात 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 MB। 2 की घात 30 क्या हो जाएगा? 1 GB। 2 की घात 40 क्या हो जाएगा? 1 TB। ओके, ठीक है। देखिए इन सबको करने का तरीका है कि आप सबकी पावर सबको 2 टू द पावर बेस के अंदर लेके आ जाएगी, 2 की घात के अंदर। तो 512 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 512 ये क्या है? 2 की घात 9। ओके, 2 टू पावर 9 क्या होता है? 512। 128 क्या होता है? 2 की पावर 7। ये मैंने बताया हुआ है ना आपको, या आप भूल गए? ऐसा बताया हुआ ना मैंने। 2 की घात 1 क्या होता है? 2। 2 की घात 2 क्या होता है? 4। 2 की घात 3 क्या होता है? 8। 2 की घात 4 क्या होता है? 16। 2 की घात 5 32।
2 की घात 6 होता है 64, 2 की घात 7 होता है 128, 2 की घात 8 होता है 256, ठीक है। 2 की घात 9 हो जाएगा 512, और 2 की घात 10 क्या होता है 1024, और इसके बाद मैंने आपको बताइए 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30 और 2 की पावर 40। ओके, चलिए अब क्वेश्चन की ओर। तो 128 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 टू पावर 7, ओके, और इंटू क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम बी दिया हुआ है, तो एक एम बी किसके बराबर होता है 2 की पावर 20, तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 20। 2 टी बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, और एक टी बी किसके बराबर हो गया 2 की घात 40। देखिए हो गया 64 के बी, 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 6, और के बी क्या हो गया 2 की घात 10। ओके, तो करना क्या है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, जिसकी पावर बड़ी होगी वो सबसे बड़ा होगा। तो इन सबको देख लीजिए, ये क्या है 2 की पावर 9, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 27, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 41, और ये क्या हो जाएगा 2 की घात 16। तो देखिए अब आपको अरेंज कर दिए इन सबको, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 2 की घात 41, 2 की घात 41 क्या है 2 टीबी। तो सब आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े क्रम के अंदर। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया 2 की घात 9, तो हो गया 512 बाइट इज लेस देन, उसके बाद छोटा कौन सा 2 की घात 16 64 के बी इज लेस देन 2 की घात 27 128 MB। ओके, और इसके बाद क्या हो जाएगा 2 की घात क्या है 2 TB। ये सब बढ़ते हुए क्रम में। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए 512 लिखा हुआ था पर ये सबसे छोटा हो गया, यहाँ पे 2 TB लिखा हुआ था, आगे 2 ही था पर ये सबसे बड़ा हो गया। तो आपको लास्ट वाले यूनिट का ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट वाली यूनिट क्या दी हुई है जिसके कारण पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है आपको। तो इसके ऊपर ध्यान रखना है, यहाँ बाइट है, मेगाबाइट है, टेराबाइट है, और यहाँ किलोबाइट है। इसके हिसाब से ही हमारे पास फिर ये 2 की घात 20 आया, 2 की घात 40 आया, 2 की घात 10 आया। ओके, और फिर क्योंकि ये सारी चीज़ें 2 की घात के अंदर होती है, तो बेस अगर सेम है, आधार सेम है, तो हम फिर कंपेयर कर सकते हैं ना कौन बड़ा है कौन छोटा। वही कंसेप्ट हमने मैथ्स का यूज़ किया है। ओके, तो दोस्तों आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार हम आगे चलते रहेंगे। और अब नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाले हैं जल्दी से, तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए और अंत तक बने रहिए और सारे सीरीज़ आप देखिए। थैंक यू।